गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सरिता सुहास नालदे सारकॉप सेक्टर 1 म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज हम क्लास 9th का इंग्लिश विषय लेने वाले हैं। उसका टॉपिक है अपना फॉल ऑफ ट्रॉय। द फॉल ऑफ ट्रॉय जो पार्ट है आपका, उसका वर्कशॉप हम लेने वाले हैं पार्ट 1 का, क्योंकि पार्ट 1 आपका पढ़ के हो चुका है। तो उसका हम आज वर्कशॉप देखने वाले हैं। मतलब जो स्वाध्याय रहता है पाठ के नीचे जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उसका हम आज वर्कशॉप देखेंगे। मतलब स्वाध्याय देखेंगे कि उसको उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से है और आपको किस तरीके से उनको लिखना है। क्योंकि पार्ट 1 आपका पढ़ के हो चुका है, मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने उसको पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1। ये बहुत अच्छा एक स्टोरी है। आपका पार्ट 1 पढ़ के हो चुका है, तो भी मैंने एक शॉर्ट यहाँ पर एक समराइज किया है कि स्टोरी कैसे था। इलियाड और उनके ट्रॉय शहर जो था वो किस तरीके से धन धान्य से बहुत ही सधन था, और उस शहर पर फिर कैसे ग्रीक और वो लोगों का मतलब वॉर चल रहा था। वो सब स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, जो कि आपके पढ़ के हो चुकी है। तो भी यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, क्योंकि आपको जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पैसेज में से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ऑलरेडी पैसेज या पूरा वो पार्ट दिया रहता है जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आप आपका जो पार्ट है उसको आप ये कर सकते हो, और फिर उसको पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, अभी ये जो है आपका पूरा पार्ट 1 है, उसमें आपको ये स्टोरी आपकी पढ़ के हो चुकी है, तो इसलिए मैं फिर से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो आपको इसका मीनिंग भी पता होगा कि पार्ट 1 में कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अभी तक उनका वॉर चल ही रहा था, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। मतलब ट्रोजन्स और ग्रीक्स दोनों बहुत थक गए थे। दोनों की जो मतलब आर्मीज थी वो बहुत ही थक गई थी, क्योंकि बाकी लोगों को अपने घर की याद आ रही थी, और ट्रोजन्स भी जो थे वो बहुत ही अपने घर के बाहर आके रोज का वही काम करके सब लोग थकान महसूस कर रहे थे, पर तो भी मतलब वॉर खत्म नहीं हुआ था। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको पार्ट 2 में समझ में आएगा कि कैसे लड़ाई हुई, और फिर किसकी जीत हुई, और किस तरीके से वो लोगों ने उनपे विक्टिम जो है मतलब विक्ट्री जो है वो उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया। उस तरीके से ये है। और फिर यहाँ पर कि कौन से रीजन की वजह से वॉर हुआ था वो सबको पता है, और पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पढ़ के हो गया। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है इंग्लिश वर्कशॉप, जो कि आपको मैं आपको पीडीएफ भी दिखाने वाली हूँ। हाँ, तो ये जो है आपका बुक का ही ये है, बुक का ही पीडीएफ है, जो कि आपका और यहाँ से देखो ये इंग्लिश वर्कशॉप होता है। साइड क्वेश्चंस भी आपको अगर समझ में आ रहे हैं, और चिट चैट एक्टिविटी जो भी है वो भी आप लोगों को अच्छे से लिखना है, समझना है। क्योंकि चिट चैट एक्टिविटी जो होती है, जो यहाँ पर दी रहती है स्टार्टिंग में, ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करती है डायलॉग राइटिंग या स्टोरी राइटिंग। देखो यहाँ पर एक बिल्डिंग या स्टोरी दिया है, तो यहाँ से आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक सबके पास होगा। फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको मैंने इसीलिए पैसेज वहां पर दिया है, क्यों? क्योंकि आपको पैसेज में से ही कोई चीजें पूछी जाती है, और वहां से ही आपको लिखनी होती है, आपके मन से नहीं लिखना होता है। तो आपको पहले, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो कि उसमें पूछा क्या है, क्योंकि कभी कभी मीनिंग ही हमें पता नहीं होता है और फिर हम आंसर नहीं लिख पाते हैं। पर बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर लिख पाओगे। तो फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है ये पहले तो पता होना जरूरी है कि, और अगर किसी को नहीं पता है तो गेस भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो शब्द दिया है और उसके आगे क्रॉस का साइन दिया है। क्रॉस साइंस इन द सेंस अपोजिट्स।
विरुद्धार्थी शब्द हम जिसे कहते हैं, तो क्रॉस साइन अगर दिया है तो समझ लो कि वहां पर अपोजिट्स आपको पूछे गए हैं, विरुद्धार्थी शब्द आपको पूछे गए हैं। तो आपको एंटोनिम्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या है। एंटोनिम्स मतलब आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, जो कि आपको शब्द दिए हैं उसके विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कभी कभी कोई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये टीचर ने ये कहाँ से लिया है। तो ये इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो आप बहुत होशियार बच्चे हो सभी बीएमसी के मेरे। तो पार्ट के नीचे जो दिया रहता है वही आपको आपके नोटबुक में लिखना होता है एज अ स्वाध्याय। तो फाइंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अभी समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी होता है और सिनोनिम्स मतलब समानार्थी होता है। तो उसमें एक क्रॉस नहीं आता है, उसमें इक्वल या डैश का साइन आता है, तो समझ लो कि वो सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द पूछे गए हैं, समान अर्थ वाले। पर यहाँ पर आपको विरुद्ध अर्थ वाले शब्द पूछे गए हैं, तो वो आपको पैसेज में से ही देखने हैं, जो कि ये पैसेज आपको दिया गया है और वही पार्ट में से ही आपको ये लिखने हैं। तो बैरन, बैरन मतलब क्या होता है, जिसपे बैरन लैंड। तो आपको ये शब्दों के अर्थ भी डिक्शनरी से या कहीं से भी आपको ढूंढने होते हैं, क्योंकि अगर नहीं पता है तो टीचर को आप पूछ सकते हो। तो बैरन का मीनिंग होता है जो लैंड जहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं आता है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि नापिक जमीन जिसको कहते हैं, जिस ऐसी जमीन जिस पर कोई भी वनस्पति या उपजाऊ नहीं होती, वो जगह उसको बैरन लैंड कहते हैं। तो उसका अपोजिट है फर्टाइल। ये जो इस साइड में जो दिए हैं वो सभी आपको आंसर्स है, आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, जो मैं अभी हाईलाइट करने जा रही हूँ। तो ये सब आपको आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे उनके आंसर्स आपको लिखने थे। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग ऐसे इसके फोटो लेके आप लिख सकते हो बाद में। तो बैरन मतलब जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं होती है, और फर्टाइल उसका अपोजिट वर्ड है फर्टाइल, जो कि आपको पैसेज में भी मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए उसका अपोजिट फर्टाइल है, तो ही आप इसमें ढूंढ सकते हो। इसीलिए पैराग्राफ पढ़ना बहुत आवश्यक है। देन ऑफेंडेड, प्लीज, कावर्डली, कावर्डली मतलब डर जो रहता है, कावर्डनेस पता है सभी को, कावर्डली मतलब डर, और ब्रेव मतलब शूर। पीस शांति, वॉर। देन सरेंडर, सरेंडर करना सभी को पता है, जो हम ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना, सरेंडर कर दिया मतलब उसने शय ले ली, क्या वो उसने माफी ये कर ली। फिर उसका अपोजिट है अटैक। देन एक्सपोज, ओपन करना मतलब, एंड क्लोज मतलब उसका अपोजिट है डिफेंसलेस और सेफ, जिसको कोई मदद की यही नहीं है, और एक सुरक्षित, असुरक्षित और सुरक्षित, ऐसे इनके मीनिंग है। तो इस तरीके से फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सब जो शब्द लिए गए हैं ये पूरे आपके पैसेज में से ही लिए गए हैं। इस तरीके से आप पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो, जहाँ पर आपको एंटोनिम्स मतलब क्या, अपोजिट्स पूछा गया है। देन सेकेंड क्वेश्चन है अपना, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। मतलब आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है। कोई कि कभी कभी ऐसे होता है ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर क्या है, तो पर ये क्वेश्चन है और उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको उसको नहीं करना है। तो इस तरीके से करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट करना मतलब क्या, सही करना, किसको आप सही करना है आपको, और सही करके फिर आपको फिर से लिखना है। मतलब जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें कुछ ना कुछ गलत दिया है, तो आपको वो गलत को हटा के आपको सही करना है, गलत को हटा के आपको सही करना होता है। जैसे कि ट्रॉय, यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिख रहा होगा, अगर टेक्स्ट बुक लेके आप लोग बैठे होंगे तो ए पूछा है, ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विथ अदर सिटीज। मतलब क्या है, ट्रॉय शहर जो था
वो ट्रेडिंग मतलब वो आदान प्रदान करता था, किसका? कैटल एंड ग्रास का करता था क्या? तो नहीं। आप अगर पैसेज में, पैराग्राफ में, पार्ट में अगर आपने पढ़ा होगा, तो ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स एंड ग्रेन्स, वो किसका ये करते थे? कैटल एंड ग्रास का नहीं करते थे, तो गुड्स एंड ग्रेन्स मतलब जो भी धन धान्य है उसका वो व्यापार करते थे। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, तो कैटल और ग्रास के अलावा गुड्स एंड ग्रेन्स का व्यापार करते थे। ये भी आपको पैसेज में ही सब आंसर्स मिलेंगे, पर कब? जब आप अच्छे से पढ़े होंगे तब मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको फिर जैसे कि वैसे शब्द ये सेंटेंस लिखना है। खाली कैटल एंड ग्रास गलत है, तो उसकी जगह आपको गुड्स एंड ग्रेन्स लिखना है। तो पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा है ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स एंड ग्रेन्स, मतलब वो जो पहला था वो रॉन्ग था, उसको मैंने सही करके लिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो भी सेंटेंसेस दिए हैं उनको यूजिंग फैक्ट्स, मतलब जो रियलिटी आपको, फैक्ट्स मतलब सच, सत्य जो आपको पैसेज में, पैराग्राफ में दिया है वही आपको लिखना है। देन सेकंड है, ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स जंप ओवर द फोर्ट गेट्स एंड देयर सोल्जर्स टू फाइट द एनिमी। तो मतलब वो गेट से छलांग लगा के फिर फाइट करने आते थे क्या ट्रोजन्स? तो नहीं। ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स वुड क्लोज द डोर्स ऑफ द फोर्ट, उन्होंने क्या किए थे? पूरे दरवाजे बंद कर लिए थे और उधर ही वो लोग बाहर ही रहते थे, और फिर उनकी एनिमी से वहां से वो ये करते थे, फाइट करते थे। देन हेलन एस्केप विथ मेनेलियस, इसका सही आंसर है हेलन एलोप विथ पेरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, मतलब पेरिस जो है प्रिंस ऑफ ट्रॉय जो था उसके साथ हेलन आई थी, उसको उसने वो मतलब उठा के लेके आया था उसको, हेलन को। देन फोर्थ है द ग्रीक आर्मीज, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या गलत है और क्या लिखा है मैंने। तो इस तरीके से जो भी है वो आपको ये सही वाले सही करेक्ट करके आपको दिया है, तो ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। तो हेलन eloped with Paris, a prince of Troy. The Greek armies and heroes always defeated the Trojans. ग्रीक आर्मी जो थी वो ऑलवेज मतलब हमेशा वो ट्रोजन से ही लड़ रही थी क्या? समटाइम्स द ग्रीक्स डिफीटेड द ट्रोजन्स एंड समटाइम्स द ट्रोजन्स डिफीटेड विथ ग्रीक, मतलब क्रॉस दोनों का चल रहा था, ये लड़ते थे एक बार फिर वो करते थे, इनके हीरोज आते थे फिर उनके हीरोज आते थे, मतलब अल्टरनेट उनका ऐसे ही चलता, खाली एक ही आर्मी दूसरी आर्मी पे अटैक नहीं कर रही थी, तो दोनों आर्मीज जो थी वो एक दूसरे पे अटैक वन बाय वन करती थी। देन ई, बोथ द एनिमीज वेर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग, मतलब क्या? कि दोनों जो आर्मीज थी ग्रीक और ट्रोजन्स, दोनों को, दोनों फाइटिंग मतलब जो वॉर है वो चालू रखना चाहते थे क्या? तो नहीं। बोथ द एनिमीज वेर टायर्ड ऑफ वॉर, द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, मतलब क्या? ट्रोजन्स वो अपना शहर बंद करके बहुत थक गए थे, कुछ काम दूसरे हो ही नहीं रहे थे, खाली दिन में उठो और युद्ध पे जाओ और फिर घर पे आओ, और जो ग्रीक्स थे वो तो बेचारे उनका पूरा घरदार छोड़ के आए थे, तो उनको अपने घर जाने की बहुत इच्छा थी, उनके घर के लोगों को उनको मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए the enemies were not eager to continue fighting. They were tired and they see their homes again. They were tired from being shut up their cities. मतलब पूरा शहर बंद करके अपने घर बार को छोड़ के लोग बहुत कंटाल गए थे, इसीलिए वो फाइटिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जो दिया हुआ सेंटेंस है वो गलत है और उसको हमने सही करके फिर लिखा है। Then last day, Troy was attacked because it was a rich city. Troy was attacked because it was a strong and rich city. तो ट्रॉय शहर जो था वो बहुत ही स्ट्रांग और रिच सिटी था, इसीलिए वो लोगों ने उनपे मतलब ये किया था क्या? तो नहीं।
तो उन्होंने क्यों किया था अटैक? बिकॉज ट्रॉय वॉज अटैक बिकॉज द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन ऑफ मेनेलियस। मतलब मेनेलियस ने जो काम किया था वो बहुत गलत गलत काम उसने किया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए ग्रीक्स ने ट्रॉय शहर पर अटैक किया था। वो रिच था, स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उस पर अटैक नहीं किया था। तो ट्रॉय वाज अटैक बिकॉज द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलियस। मतलब मेनेलियस की जो वाइफ थी हेलन, उसको प्रिंस ऑफ ट्रॉय जो था पेरिस, वो भगा के लेके आया था, उठा के लेके आया था, और उसके लिए फिर वो बदला लेने के लिए इन्होंने ट्रॉय शहर पर अटैक किया था। तो ये सही आंसर ये है कि ट्रॉय वाज अटैक बिकॉज द ग्रीक वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलियस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर एक आपको गलत इंफॉर्मेशन वाला एक सेंटेंस दिया है, उसको आपको सही करके सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। देन थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। काउंटर एक्शंस मीन्स, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ कि काउंटर एक्शंस क्या होती है? एक्शन और काउंटर एक्शन जो भी होता है, मतलब एक्शन मतलब कृति, और उसका प्रत्युत्तर जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है, इसीलिए खुद से आपको ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हो और उसका मीनिंग आप कैसे लगा रहे हो, क्योंकि अगर गलत मीनिंग लगाओगे तो आप आंसर गलत लिखोगे। इसीलिए पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जो शब्द जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करके रखो। आपका जब भी ऑनलाइन क्लास होता है स्कूल का, या आपके टीचर्स से आपका जब भी मतलब कांटेक्ट होता है, तो आप उनको वो मीनिंग पूछो, या तो आपके पास छोटी डिक्शनरी होगी तो उसमें से ढूंढो, नहीं तो फिर गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। पर सर्च करो ताकि आपका वोकेबुलरी बढ़े, और वोकेबुलरी जब बढ़ेगा, वोकेबुलरी मतलब शब्द संग्रह जो होता है वो बढ़ना बहुत आवश्यक है, ताकि आप हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको लगाने के लिए आना चाहिए, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उसका आंसर्स अच्छे से लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने दो पार्ट है, आपके बुक में भी देखो दो पार्ट करके दिए हैं, वो दिखाती हूँ मैं। तो उसमें भी आपको दो पार्ट करके दिए हैं, पर यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही थी तो थोड़ा इधर इस साइड आ गए हैं। तो ऐसे इस फॉर्मेट में आपको लिखना है क्वेश्चन, जो यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने ब्लू में किया है देखो। तो यही वो क्वेश्चन है, स्टेट द काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन मतलब क्या? प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो आप उसको पकड़ के ही रखते हो क्या? नहीं, तो तुरंत हम छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड काउंटर एक्शन। मतलब उसकी प्रतिक्रिया आप पे क्या हुई, प्रत्युत्तर आपने उसको क्या दिया, तो वही चीज आपको इसमें लिखनी है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है, पर मैंने यहाँ पर वही फॉर्मेट दिया है, पर ये पीपीटी ये होने की वजह से जो ग्रीन वाला है वो आंसर है, जो रेड वाला है वो एक्शन वाला साइड है, और जो ग्रीन वाला है वो पूरा काउंटर एक्शन है। तो आपको वो जो रेड के नीचे जो भी आ रहा है वो भी आपको इस साइड ही लिखना है, जो ग्रीन है वो आंसर है, मतलब इसका इतना समझ के चलो। तो स्टेट द काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन मतलब क्या? प्रतिक्रिया हम जिसे कहते हैं, एक्शन और काउंटर एक्शन, कृति और उसकी प्रतिक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट एक्शन जो है, एक्शन मतलब एक कृति हुई है, जैसे हेलन एलोप विथ पेरिस। हेलन को पेरिस जो था प्रिंस ऑफ ट्रॉय, पेरिस कौन था, नाम भी आपको ध्यान में आने चाहिए कि पेरिस कौन था, मेनेलियस कौन था, एकिल्स कौन था, ये सब आपको, हेलन कौन थी, ये कैरेक्टर जो है आपके स्टोरी में से वो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या है और किस जगह पर है। तो हेलन एलोप विथ पेरिस, ये एक्शन हुआ था, उसने उसको हेलन को लेके आया था। फिर उसका काउंटर एक्शन क्या हुआ, मतलब उसका प्रतिक्रिया वो लोगों ने क्या किया फिर? देन काउंटर एक्शन इज द ग्रीक
wanted to revenge for the wrong done to Menelaus। तो उन्होंने मतलब ये जो गलत हुआ था, ट्रॉय के प्रिंस ने जो गलत काम किया था उसके लिए उनको रिवेंज लेना था। मेनेलियस उनका किंग था, उसके लिए दे सेल टू ट्रॉय एंड लेट सीज टू द सिटी। तो उन्होंने क्या किया था, सीज किया था, मतलब उस पे अटैक करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी। तो ये उसका हो गया काउंटर एक्शन। दिस इज कॉल्ड काउंटर एक्शन। उसका एक्शन के बाद ये लोगों ने जो दूसरा एक्शन लिया उसको काउंटर एक्शन कहते हैं। तो हेलन एलोप विथ पेरिस, तो उसके बाद ग्रीक की जो रानी थी हेलन, तो उसके अगेंस्ट में तो ग्रीक वांटेड टू रिवेंज to Troy on Troy for the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and laid siege to the city. उन्होंने पूरा घेर लिया था, ट्रॉय शहर पे अटैक किया था। Then second action is the Greeks sailed to Troy and attack it। तो उन्होंने ट्रॉय शहर पर अटैक किया, उसको पूरा बाहर से उन्होंने बंदी जैसे ये कर लिया था। तो उसका काउंटर एक्शन ट्रोजन्स ने, मतलब ट्रॉय शहर के जो लोग थे, फिर उन्होंने क्या काउंटर एक्शन दिया, द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग इयर्स। और उसका परिणाम क्या हुआ, एक क्रिया तो हो गई, उसका परिणाम क्या हुआ, ट्रोजन्स और ग्रीक दोनों में कम से कम 10 साल बहुत होते हैं, तो 10 सालों तक कंटिन्यू वो दोनों में वॉर चलती रही, दोनों में युद्ध चलता रहा। किसका परिणाम था ये, द ग्रीक सेल टू ट्रॉय एंड अटैक इट। क्योंकि पहले हेलन को पेरिस के प्रिंस ने लेके गया था, किडनैप कर लिया था, और फिर उसका एक्शन ग्रीक लोगों ने क्या दिया था कि उन्होंने रिवेंज लेने के लिए ट्रॉय शहर पर अटैक किया। फिर ट्रॉय शहर पर अटैक करने के बाद ट्रोजन्स जो थे, द पीपल्स ऑफ ट्रॉय, द सोल्जर्स ऑफ ट्रॉय, द ट्रोजन्स टू फॉट हैव हार्ड एंड द सीज कंटिन्यू, मतलब दोनों आर्मीज ने बहुत कड़क उनको मतलब करारा जवाब दोनों दे रहे थे। 10 सालों तक पूरा ये युद्ध उनका चला। दिस इज काउंटर एक्शन। देन थर्ड, हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिल्स। ये एक्शन है, ये जो रेड में लिखा है वो कृति क्रिया है, एक्शन है। हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिल्स, हेक्टर को अकिल्स के द्वारा मारा गया था। तो उसका जो रिवेंज था वो क्या था, अकिल्स हिमसेल्फ वाज किल्ड later on by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded। मतलब क्या, अकिल्स जो था, अकिल्स भी बाद में मतलब हेक्टर के मरने के बाद अकिल्स भी मारा गया, क्योंकि अकिल्स was killed later on by a poison arrow। मतलब जो एरोज होते हैं जिसको हम बाण कहते हैं, बाण जो युद्ध में तीर मारे जाते हैं, तीर जिसे कहते कहा जाता है, तो तीर का जो नोक रहता है ना वो बहुत पॉइजनस होता है, और वो अगर लगने के कारण उसके हिल में वो लग गया था, और उसके वो पॉइजन पूरा उसका बॉडी में फैल के फिर उसका डेथ हो गया था। तो मतलब हेक्टर के मरने के बाद क्या एक्शन हुआ, तो काउंटर एक्शन क्या हुआ, तो अकिल्स हिमसेल्फ वाज किल्ड बाय अ पॉइजनस एरो दैट एंटर्ड हिज हील, द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही वुंडेड। मतलब जहां पर उसको जख्म हुआ था, जहां पर उसको लगा था, वहीं पे पॉइजनस एरो लगने की वजह से, उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैलने की वजह से अकिल्स भी मारा गया था, अकिल्स का भी डेथ हो गया था। दिस इज काउंटर एक्शन ऑफ हेक्टर वाज किल्ड बाय अकिल्स। समझ में आ रहा होगा आप, आई होप सो। द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग इयर्स। जो वॉर था, जो युद्ध था उनका, वो कंटिन्यू 10 सालों के लिए चला, और उसका काउंटर एक्शन क्या हुआ, 10 सालों तक तो चला था, पर वो किसी की इच्छा नहीं थी कि इतने साल तक उनको लड़ाई करनी है, पर हट कोई नहीं रहा था, और किसी को विक्ट्री भी नहीं मिल रही थी। सो द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटीज। मतलब ट्रोजन्स जो थे वो अपने शहर में कैद होके रह गए थे, एंड द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन। और जो ग्रीक आर्मीज थी वो भी अपने घर बार को छोड़ के आई थी,
तो भी अपने फैमिली को नहीं मिल पा रहे थे, और ये अपने फैमिली के साथ एक ही जगह पे 10 साल तक स्टक हो गए थे एकदम। अगर आपको कोई बोले घर में ही रहो 10 साल तक, बाहर नहीं निकलना है, 2 साल ही हम लोगों ने कैसे तो भी निकाले हैं कोरोना महामारी की वजह से। पर तो भी लोग बाहर घूमते ही है, क्योंकि हम नहीं रह सकते एक जगह, हम फिक्स नहीं रह सकते। पर उसमें भी आपको अलग अलग जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है सरकार के द्वारा, वो आपको फॉलो करनी है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर है, वो सब चीजें। पर वही थीम आप सोच सकते हो कि ये लोग 10 सालों से अपने ही घरों में बंद थे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बाहर वॉर चल रहा था इसकी वजह से। तो कितना वो लोग टायर्ड हो गए होंगे, ये हम मतलब उसका अंदाजा लगा सकते हैं। द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो ट्रोजन्स थे वो बहुत टायर्ड हो गए थे अपने घरों में, अपने शहर में स्टक होके। एंड ग्रीक्स जो थे वो बहुत उनकी बहुत इच्छा हो रही थी टू सी देयर होम्स अगेन, उनके घर जाने की उनको बहुत इच्छा हो रही थी। तो दिस इज काउंटर एक्शन। एक्शन क्या था, 10 लॉन्ग ईयर्स तक चला, पर उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत थकान दोनों टीम्स को आ गई थी। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली। हर रोज उठो की फाइटिंग चालू हो जाती थी, वॉर चालू हो जाता था एट द एंड ऑफ द डे तक। मतलब जब तक दिन ढलता नहीं है तब तक फाइटिंग उनकी चालू ही रहती थी। उसमें कितने हीरोज, मतलब कितने योद्धा, कितने सैनिक उनके दोनों साइड के मारे गए थे। तो उसका काउंटर एक्शन क्या हुआ, even then the siege did not end. On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. मतलब डेली क्यों चल रही थी उसका पर ये कि जो ट्रोजन्स थे वो ग्रीक्स को भगा नहीं पाए, वहां से हटा नहीं पाए। और जो ग्रीक्स थे वो ट्रॉय शहर में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो ये युद्ध था वो डेली चल ही रहा था, क्योंकि विक्ट्री किसी को भी नहीं मिल रही थी, ना इनको ना उनको। दोनों की हारी, मतलब दोनों का हार ना जीत कुछ हो ही नहीं रहा था। इवन देन द siege डिड नॉट एंड। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी। मतलब सीज तो चालू ही था, वो वॉर खत्म नहीं हुआ था। और फिर वॉर खत्म न होने की वजह से डेली उनको फाइटिंग वॉर चल ही रहा था। तो दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो दोनों की विजय नहीं हो रही थी। ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, मतलब जो ग्रीक लोग थे वो सिटी को हासिल नहीं कर पा रहे थे, मतलब ट्रॉय शहर पे वो अपना विक्ट्री नहीं हासिल कर पा रहे थे। और ट्रोजन्स जो थे कि वो इनको हरा नहीं सक, मतलब उनको सेल अवे, मतलब उनको वहां से भेज नहीं सक रहे थे। मतलब दोनों अपयशी अपने काम में हो रहे थे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इन विच यू हैव रिटन एक्शन एंड काउंटर एक्शन, बोथ आर गिवन हियर। Action in red color and counter action in green color. So I hope so you all understand it. Then our next question is question number 4. This is from writing skill, or it is based on the writing skill. It is on all based on your own language. आप आपके खुद के शब्दों में इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर दिया है। पर्सनल जो क्वेश्चन रहता है उस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम आइदर ऑफ टू इंडियन epics। टू इंडियन एपिक्स जो है बड़े बड़े, वो आपको पता है दो ही। फाइंड आउट विच बैटल वॉर। बैटल मीन्स वॉर, बैटल का सिनोनिम वॉर है। तो बैटल या वॉर दोनों में से कोई भी एक शब्द आप यूज कर सकते हो। लास्टेड द लॉन्गेस्ट। राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज, द एनिमी आर्मीज, इट्स हीरोज, इट्स ड्यूरेशन एंड द फाइनल आउटकम। मतलब ऐसे जो पाश्चात्य इसमें भी युद्ध हुए थे दो राज्यों के बीच में, या दो फैमिली के बीच में, या ऐसे। तो रामायण और महाभारत दोनों आप लोगों को पता है। रामायण क्यों हुआ था ये भी पता है, जो राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। और दूसरा महाभारत है जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये दो इंडियन एपिक्स में जो है ऐतिहासिक युद्ध जो है ये, तो ये आप सबको पता है, रामायण महाभारत सब लोग देखते हैं।
और तो ये दो जो बैटल थी, जो वॉर थी, वो बहुत ही ज्यादा दिनों तक चली थी। उसमें से एक है जो यहाँ पर मैंने बताया है आपको, उसका पूरा डिटेल्स, जो कि है महाभारत, वो ज्यादा दिनों तक चली थी। राइट डाउन अबाउट हिज कॉज। कॉज मतलब उसका रीजन क्या था। देन द एनिमी आर्मीज, उनमें कौन कौन आर्मीज, जैसे कि ट्रोजन्स और ग्रीक। तो ट्रोजन्स और ग्रीक ये भी दो राज्यों का, दो प्रांतों का जो लड़ाई था, वॉर था, उसमें ट्रोजन्स और ग्रीक ये दो आर्मीज थी। एक ट्रॉय शहर की ट्रोजन्स और दूसरी थी ग्रीक की जो थी वो ग्रीक आर्मीज, ऐसे दो आर्मीज थी। तो यहाँ पर भी कितनी आर्मीज इसमें शामिल थी, उसके हीरोज कौन थे, जैसे ट्रोजन्स में भी है हेक्टर वगैरह ऐसे हीरोज थे। प्रिंस जो था पेरिस का, वो था एक हीरो। और फिर ग्रीक की तरफ से भी बहुत सारे हीरोज जो थे, जैसे अकील से, और भी नाम आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, मेनेलियस है। ये सब जो उनके योद्धाए थे, जिनको हम योद्धा बोल सकते हैं, हीरोज। हीरोज मतलब यहाँ पर उसका मीनिंग है योद्धा। और फिर उसका ड्यूरेशन कितना था, ड्यूरेशन मतलब वो कितने सालों तक चला, कितने महीनों तक चला। अभी जैसे ट्रॉय और ग्रीक लोगों का जो युद्ध था, वो कितने सालों तक चला, 10 इयर्स तक चला। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए कितने दिनों तक, कितने सालों तक ये युद्ध चला, वो भी आपको पता, मतलब यहाँ पर लिखना है। इट्स ऑल ऑन योर ओन व्यूज एंड द फाइनल आउटकम। तो आपको मतलब इसकी जानकारी ढूंढनी है और लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया है। आंसर इसका महाभारत है। क्यों हुआ था महाभारत, ये सबको पता होगा। क्योंकि पॉज कौरवाज, कौरव और पांडव, ये भी सबको पता है। कौरव पांडव कौन थे, भाई भाई थे चचेरे। पर तो भी उन्होंने अपने, मतलब वो जो बोलते हैं ना, उनका हिस्सा इन्होंने ले लिया था, उनके प्रॉपर्टी पे इन्होंने वर्चस्व किया था, इसीलिए दोनों में बैटल हुआ था। Kauravas took possession of the kingdom of हस्तिनापुर forcibly, मतलब फोर्सफुली उन्होंने हस्तिनापुर जो राज्य था वो उनसे हस्तगत किया था। विच राइटफुली बिलोंग टू पांडवाज, जो कि ओरिजिनल में और रियल में पांडव का था, पांडव का था। एंड दे वेर नॉट रेडी टू गिव इवन एन इंच ऑफ लैंड टू पांडवस, मतलब जिनका था उनको ही वो 1 इंच का भी टुकड़ा उनको नहीं देना चाहते थे। पूरा का पूरा राज्य उन्होंने अपने इसमें अंडर में ले लिया था। सो इट लीड टू आउट सो इट लीड टू आउटब्रेक ऑफ द वॉर। और यही मतलब हिस्सा पाने के लिए अभी भी देखो बहुत सारे घरों में या अपने अपने भाई इसमें भी लड़ाई होती है, क्योंकि एक दूसरे का वो हिस्सा ले लेते हैं, नहीं तो फिर उसका भी ये भी ले लेता है। तो ऐसी बहुत ये होती है, पर अंडरस्टैंडिंग सब में होनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार एक का है उतना ही दूसरे का भी है। तो इसीलिए लड़ाई न करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पर ये पिछला एंशियंट है, तो कौरव और पांडव में भी महा महाभारत हुआ था, जिसका पूरा नेतृत्व लॉर्ड कृष्णा उन्होंने किया था। और तो कौरव और पांडव, मतलब कौरव पांडव का जो हस्तिनापुर शहर था वो कौरव ने अपने हाथ में ले लिया था, फोर्सली ले लिया था, जबरदस्ती से ले लिया था। और फिर उसी का आउटकम क्या हुआ कि महाभारत हुआ। द एनिमी आर्मीज मतलब क्या, शत्रु, मतलब दोनों शत्रु ही थे। तो दोनों की आर्मीज कौन थी, कौरव थे। कौरव में कौन था, 100 कौरव थे, सबको पता है, 100 भाई थे वो। 100 Kaurav brothers and many friendly kings like Shakuni, Shalya, Karna, etc. with their enemies, armies. Sorry, यहाँ पर गलती से एनिमीज हुआ है, आर्मीज है वो। 100 कौरव ब्रदर्स एंड मेनी फ्रेंडली किंग्स, मतलब उनके जो दोस्त अभी पहले के इसमें जैसे ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, तो अपने अपने जो दोस्त राजा लोग थे वो उनको मिल जाते थे, उनकी आर्मीज उनको मिल जाती थी। और फिर उनका मतलब जो बल था वो बढ़ते रहता था। और फिर एक दूसरे की मदद ये लोग करते थे, जिसको जिसकी मदद करनी है। जैसे कि पांडव थे तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो फ्रेंड राजा थे, मतलब राजा जो थे जिनका इनके साथ अच्छे से ये था, संबंध था, तो वो लोग इनके मदद के लिए आते थे।
और कौरव के जिनका था वो उनके लिए मदद के लिए जाते थे। तो ऐसे ही मतलब 100 कौरव तो थे ही, उसके साथ साथ शकुनी शल्य करना मतलब ये जो उनके रिलेटिव्स भी रहते, तो उनके भी जो आर्मीज थी वो भी वहां पर आती थी। और वो सब ने फिर पांडव के साथ, पांडव में कौन था, 5 पांडव थे वो सबको पता है। देन काशी राजा, किंग द्रौपद, किंग विराट और उनकी आर्मीज, ऐसे जो अलग अलग राज्यों की आर्मीज थी वो भी इनके साथ मिलके फिर इनको मदद करके फिर दोनों में युद्ध वो चला था। फिर हीरोज कौन थे इसमें, योद्धा कौन थे, जो मुख्य योद्धा होते हैं, जो रथ पर सवार होते हैं, वो सभी को पता है। तो पांडवज में कौन थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और श्री कृष्णा, जो कि युद्ध नहीं कर रहे थे पर वो कैरियोटियर थे अर्जुन के, मतलब उनके सारथी बने हुए थे। अर्जुन के रथ के सारथी थे कृष्णा। और वो वहां से ही उनको फिर देखो भगवत गीता का ज्ञान भी वहां से उन्होंने दिया है। और फिर समझाया है कि कैसे आपस में, क्योंकि अर्जुन और सामने की जो टीम थी कौरव, वो भी भाई भाई ही थे, जैसे कि उनके साथ मतलब घर के ही लोग थे, तो घर के ही लोगों से कैसे युद्ध करना, ऐसा कंफ्यूजन अर्जुन को हुआ था। और वही उसका ही हल कृष्णा ने उनको बताया था, और इस तरीके से फिर वो दोनों में वॉर हुई थी। तो पांडवों में 5 भाई जो थे वो, और लॉर्ड कृष्णा उनके साथ थे। कौरव में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, ऐसे जो योद्धा थे बड़े बड़े महारथ, वो सब उनके साथ थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि ड्यूरेशन, ये सब माहिती आपको मिल जाएगी, आप इसके बारे में आप खुद लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर महाभारत के बारे में लिखा है, तो ये आपको आप सर्च करोगे गूगल में भी मिलेगा, नहीं तो फिर कोई स्टोरी बुक में से भी आपको। और ये तो हीरोज कौन थे वो तो सबको पता है, क्योंकि महाभारत टीवी में भी लगता था, तो बहुत सारे लोग देखते भी होंगे शायद, तो वहां से भी आपको नाम पता चल जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज है तो अपने स्टडी से रिलेटेड अगर आप वो चीज से देखोगे तो सब में आपको पढ़ाई दिखेगी। खाली एंटरटेनमेंट के लिए तो देखना ही है, पर उसके साथ साथ आपके लाइफ से रिलेटेड भी उसमें कुछ हो सकता है। देन ड्यूरेशन, तो कितने दिनों तक चले, तो पूरे 18 दिन ये युद्ध चला था। और उसका फाइनल आउटकम, जो मतलब आउटकम क्या मिला, जो युद्ध हुआ उसका आउटकम क्या मिला, जैसे ग्रीक और ट्रोजन्स का आउटकम क्या मिला। 10 साल तक वो लड़े, पर ना इनकी विजय हो रही थी ना उनकी विजय हो रही थी। पर अभी पार्ट 2 में आप लोग देखोगे कि कैसे विजय हासिल किया और किस तरीके से हासिल किया, वो आपको पार्ट 2 में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो लोगों ने ट्रॉय शहर पर अपना कब्जा किया। तो वैसे ही यहाँ पर विक्ट्री किसकी हुई, मतलब वॉर एंडेड इन विक्ट्री टू पांडवास। ये सभी को पता है कि पांडवों की हिस्ट्री मतलब विक्ट्री हुई थी, उनको जय मिला था, उनका विजय हुआ था। ऑल माइटी वॉरियर्स फ्रॉम कौरवा साइड एक्सेप्ट अश्वत्थामा वेर किल्ड एंड इट वाज कंप्लीट रून फॉर दे, मतलब कौरव के जो भी योद्धे थे वो सब मारे गए थे, खाली अश्वत्थामा ही उनमें एक बचा था, और बाकी सबको पांडवों ने मार दिया था। और यही उनका रून, मतलब वही उन्होंने एक विक्ट्री उनपे हासिल की थी। एंड पांडवास रिगेन हस्तिनापुर, और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य जो था वो फिर से अपना मतलब उनसे ले लिया था बाय वॉर। तो इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री या विक्ट्री पांडवास ने ली थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइटिंग स्किल पे डिपेंड है, वो आप लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको लैंग्वेज स्टडी के तौर पर दिया है, आप बुक में देखोगे तो पता चलेगा कि पीडीएफ अगर आप देखोगे तो लास्ट जो क्वेश्चन है मतलब वो आपको इस तरीके से दिखाया है। ये जो है ये क्या है, अंडरलाइन करने के नीचे जो रहता है वो लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर में वो पार्ट आता है। तो फिफ्थ जो है वो है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको ये पता होता है कि सब्जेक्ट मतलब जिसे हम कर्ता जिसे हम कहते हैं नाम, ये आप लोग को पता होगा, ग्रामर में भी है कर्ता सर्वनाम जो भी है। तो आपको सब्जेक्ट मतलब उसका कर्ता कौन है,
वो आपको यहाँ पर लिखना था, अंडरलाइन करना है खाली। सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया है, उसमें खाली आपको अंडरलाइन करके वो शब्द बताना है। तो पहला है पेरिस हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, तो इसमें पेरिस से। द ग्रीक्स वेटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय, इसमें द ग्रीक्स है, तो उसको मैंने रेड और अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से आप आपका जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने फोटो दिखाया है कि वॉर कैसे होता था, अकिल्स कैसे था, उसने क्या किया था, एक शॉर्ट नोट के जैसे आप ये भी देख सकते हो। तो सब्जेक्ट को आपको खाली अंडरलाइन करना था। तो पेरिस, द ग्रीक आर्मी, द ट्रोजन्स, द फाइटिंग, ये सब इसके सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सेंटेंस में से, और उसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, अंडरलाइन करके आपको कंप्लीट उसको करना है। क्योंकि खाली सब्जेक्ट को ही अंडरलाइन करने के लिए बोला है, इसलिए आपको पूरा सेंटेंस लिखो और खाली उसको ही अंडरलाइन करो जो सब्जेक्ट है। तो आपको इंग्लिश वर्कशॉप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ही आपको इंग्लिश वर्कशॉप आपका पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके नीचे और एक चीज दी गई है आपको, जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट। ये जो है, ये जो यहाँ पर दिया है जीरण, जीरण मतलब आपको कोई भी सेंटेंस अगर दिया है उसमें आईएनजी प्रत्यय लगाया हुआ अगर शब्द है उसको हम जीरंड कहते हैं। जीरंड या वर्बल नाउन जिसे हम कहते हैं, जैसे कि गार्डनिंग इज एन आर्ट, तो इसमें अगर अंडरलाइन द जीरंड इन गिवन सेंटेंस ऐसे अगर आपको पूछा जाता है, तो जीरंड मतलब जिस शब्द को, इतना ही ध्यान में रखना है आपको, जिस शब्द को आईएनजी लगाया है, आईएनजी पता है सबको ये, तो उसको ही आपको अंडरलाइन करना है, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गार्डनिंग इज एन आर्ट, कुकिंग इज अ साइंस, तो कुकिंग को अंडरलाइन करो, गार्डनिंग को अंडरलाइन करो, रीडिंग को अंडरलाइन करो। देन सेकेंड इसमें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों आएंगे। हाँ, ऐसे शब्दों को आप जीरंड या वर्बल नाउन कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 का जो इंग्लिश वर्कशॉप था वो कंप्लीट किया है। तो अगर किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो, और जो कि आपको पैसेज में से, आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखने होते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन है इस पे? किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ में आया है सभी को? आई होप कि सबको क्वेश्चंस के आंसर समझ गुड में आ गए मॉर्निंग मिस। होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। मिस काउंटर एक्शन वाला एक बार फिर से समझाइए ना। एक्शन जो होती है, जैसे कि ये हेलन एलोप विथ पेरिस, पेरिस उसको उठा के लेके आए बराबर, तो उसके बाद एक्शन, काउंटर एक्शन क्या हुआ? तो ग्रीक्स वांटेड टू रिवेंज फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलियस, मतलब इसका प्रत्युत्तर इन्होंने क्या दिया, और ये भी आपको पैराग्राफ में से ही मैंने लिखा है, जो आपका पाठ है उसमें से ही लिखा है कि पेरिस, और उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, पेरिस उसको लेके आने के बाद ग्रीक लोगों ने क्या किया, उनपे अटैक किया। वैसे ही ग्रीक ने अटैक करने के बाद फिर ट्रोजन्स ने क्या किया, वो इधर लिखना है। द ट्रोजन्स फॉट हार्ड टू सीज कंटिन्यू फॉर 10 ईयर, 10 लॉन्ग ईयर्स, मतलब पूरा 10 सालों तक फिर उन्होंने उनसे युद्ध किया दोनों ने। ये उसका काउंटर एक्शन हुआ। वैसे ही ये सबका है, हेक्टर वॉज किल्ड बाय, काउंटर एक्शन इन द सेंस एक्शन के बाद उसका प्रत्युत्तर उन्होंने क्या दिया वो लिखना है। मैंने एग्जाम्पल भी बताया आप लोगों को कि आप कोई गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो आप तुरंत हाथ पीछे लेते हो, दिस इज रिवर्स एक्शन जिसे भी हम कहते हैं। और काउंटर एक्शन मतलब उसके अपोज में उन्होंने क्या किया। आया धर्मी? स्नेहा? हेलो? एक्शन और काउंटर एक्शन समझ में आ गया? आप चाहे तो इसका एक फोटो लेके रख सकते हो ताकि आप आपके नोटबुक में लिख सको। और किसी को कुछ डाउट है?
तो बच्चों आज इस तरीके से हमने जो इंग्लिश का द फॉल ऑफ ट्रॉय का इंग्लिश वर्कशॉप था वो लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।